नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने संक्रमण धातुओं को पढ़ा था। संक्रमण धातु में हमने क्या किया था कि जो है इनके सारे प्रॉपर्टीज़ का जो मेन प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके एग्जाम में जो है 1 या 2 बार पूछी गई हैं, तो उनका हमने अध्ययन कर लिया था। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले आप लोगों ने आयनिक एंथैल्पी वगैरह का हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है, जो कि क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे साथ ही साथ जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लोग लाल दवा भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो सेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट की देखिए, अब क्या है भैया, क्रोमेट है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फार्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को? इसका फार्मूला पता है कि नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, इसका जो निर्माण होता है वह किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट से। किससे? सोडियम डाइक्रोमेट से किया जाता है। ठीक है, किसका निर्माण? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण सोडियम डाइक्रोमेट से किया जाता है। ठीक है, तो इसका भैया जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फार्मूला होता है वह होता है K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, अब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं भैया सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। आइए हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। तो निर्माण विधि में क्या करेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, जो है निर्माण विधि। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं भैया? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब इस सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। किससे करा रहे हैं भैया? पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। तो यह पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो बना क्या लेता है? बना लेता है यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, साथ में आपका बन जाता है NaCl। ठीक है, बात समझ में आई भैया? तो आप लोग जो यहाँ पर 2KCl कर लेंगे, 2KCl कर लेंगे तो 2 Cl है, यहाँ पर 2 Na, तो 2 NaCl भी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपको प्राप्त क्या हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या था? पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए था, अब आपको प्राप्ति हो गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जब सोडियम डाइक्रोमेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है और सोडियम का लवण या NaCl जो सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो भैया जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है। क्या है? औद्योगिक रसायन है। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन का मतलब समझते हैं? औद्योगिक रसायन, ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल केमिकल है। अच्छा, औद्योगिक रसायन का मतलब क्या होता है? देखिए, औद्योगिक रसायन का मतलब होता है कि जो आपके एक ऐसा केमिकल
एक ऐसी जो है रसायन जिसका उपयोग औद्योगिक रूप में या कमर्शलाइजेशन में किया जाता है, इंडस्ट्री में किसी चीज के निर्माण के लिए किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक रसायन। वह रसायन जिसका उपयोग किसी इंडस्ट्री में, किसी औद्योगिक क्षेत्र में किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलता है? औद्योगिक रसायन बोला जाता है। तो कौन आपका औद्योगिक रसायन है? प्रमुख औद्योगिक रसायन है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है आपका? एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन होता है। अच्छा, किस उद्योग में इसका जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो चर्म उद्योग या लेदर इंडस्ट्री आप लोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में जो है इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, मेनली किया जाता है। अच्छा, ये जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग जो है कई प्रकार के एजो कंपाउंड को बनाने में भी किया जाता है। किसको बनाने में? एजो यौगिक को बनाने में, एजो यौगिक को बनाने में। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट, यदि आपको याद आ रहा हो, एजो वहां था ना, डाइजोनियम साल्ट में एजो था ना, डाई एजो, तो एजो साल्ट जो है वहां पे आप लोगों ने पढ़ रखा था। तो उसी एजो समूह को, एजो यौगिकों को बनाने में जो है ऑक्सीकारक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। यदि आपको डाइजोनियम लवण याद आ रहा हो तो आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए कि वहाँ हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में यही रखते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट रखते थे, या जो हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट ही रखते थे। ठीक है, तो हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक दूसरा उपयोग भी सामने आ गया कि जो है इसका उपयोग एजो कंपाउंड को बनाने में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जो आपका डाइक्रोमेट होता है। डाइक्रोमेट जो होता है, यह डाइक्रोमेट क्रोमेट से बना होता है। किससे बना होता है? डाइक्रोमेट जो होता है वह क्रोमेट से उसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा, कैसे होती है? देखिए, आपका डाइक्रोमेट का मतलब हो गया Cr2O7 डबल माइनस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डाइक्रोमेट हो गया। इस डाइक्रोमेट की उत्पत्ति कहाँ से? देखिए, डाई का मतलब क्या हो गया? डाई का मतलब दो, और क्रोमेट का मतलब ये क्रोमेट है आपका, इसका मतलब दो क्रोमेट। ठीक है, अच्छा अगर ये दो क्रोमेट है तो भैया अगर दो है तो एक भी क्रोमेट होगा, मोनोक्रोमेट भी होगा। तो इस डाइक्रोमेट की उत्पत्ति कैसे होती है? मोनोक्रोमेट से होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, मोनोक्रोमेट ना बोल करके क्रोमेट बोला जाता है। उसको हम लोग लिखते हैं CrO4 डबल माइनस। क्या बोलते हैं? CrO4 डबल माइनस। ठीक है, तो ये इससे जो है क्रोमेट से जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेट। क्या बोलते हैं भैया? क्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, इस क्रोमेट से जो है हमारे डाइक्रोमेट की उत्पत्ति होती है। ठीक है भैया, बात समझ में आई? इस क्रोमेट से जो है डाइक्रोमेट की उत्पत्ति होती है। अच्छा, एक खास बात यह है कि ऑक्सीकरण संख्या चाहे वह क्रोमेट की हो चाहे जो है आपका डाइक्रोमेट की हो, दोनों में जो है आपका क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या समान होती है। दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? समान होती है, चाहे वह जो है आपका डाइक्रोमेट हो चाहे क्रोमेट हो। मेट या जो है आपका क्रोमेट, ये क्रोमेट हो गया, ये डाइक्रोमेट। अगर आपको ये चीज़ें बता दी गई तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ होगा भैया, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। तो आइए हम लोग पहले क्रोमेट की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, क्रोमेट में कह रहा है एक जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। क्रोमियम क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल एटम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके 4 ऑक्सीजन हैं, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और इस पे जो है -2 का चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? -2 का चार्ज लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपका क्रोमेट का स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, डाइक्रोमेट का क्या मतलब होता है? क्रोमेट क्रोमेट 2 बार रहेगा भाई। क्रोमेट का दो जो है मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएगा, उसी को तो डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो एक क्रोमेट ये है, एक क्रोमेट और ले लीजिए, तो कुछ इस प्रकार से जो है आप बना लीजिए। ठीक, 1 2 3, ये आपका जो है क्रोमेट है। ठीक है, एक क्रोमेट ये है। इस क्रोमेट से क्या किया? दूसरा क्रोमेट जो आकर के अटैच हो गया, 1 2 3।
अब ये जो है एक क्रोमेट से दूसरा क्रोमेट आकर के अटैच हो गया, ठीक। अब जो बॉन्डिंग बनी इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं Cr2O7 डाई क्रोमेट का निर्माण हो गया और इस पर भी -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाई क्रोमेट की संरचना, ये आपकी हो गई क्रोमेट की संरचना। तो एक बार भैया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया गया, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग को देखना है, जो हमने बताया कि डाई क्रोमेट की उत्पत्ति क्रोमेट से हुई है, ठीक। लेकिन क्रोमेट कैसे बनता है, अब हम लोगों को ये चीज़ देखना है। तो आइए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं किस प्रकार से क्रोमेट की उत्पत्ति होती है। हम अब देख लेते हैं क्रोमाइट अयस्क से किस प्रकार से क्रोमेट की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क। अब क्रोमाइट अयस्क का जो फार्मूला होता है वह होता है Fe, इसके बाद Cr2O4, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमाइट अयस्क बोलते हैं। अब इस क्रोमाइट अयस्क की क्रिया आप लोग वायु की उपस्थिति में किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्रोमेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, क्रोमेट। तो क्रोमेट की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमाइट अयस्क की क्रिया वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं। आइए क्रिया करा करके देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्रोमाइट अयस्क, क्या हो गया, क्रोमाइट अयस्क हो गया। इसकी क्रिया वायु के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम कार्बोनेट, या जो है हम लोग इसके स्थान पे पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। तो जब इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है वायु की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, कह रहा हमें मिलता है क्या मिलता है, क्रोमेट मिलता है। क्रोमेट कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा Na2Cr O4, ठीक है। ये क्रोमेट का जो फार्मूला होता है क्रोमेट आयन का होता है Cr O4 ठीक है। ये होता है आपका क्रोमेट का फार्मूला। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से जो आपका सोडियम आयन होता है वह सोडियम आयन जाकर के यहाँ अटैच हो जाता है, और इससे जो है ये जो आपका आयन बन रहा था, जो क्रोमेट आयन बन रहा था, तो उसका आयन समाप्त हो जाता है और सोडियम क्रोमेट का निर्माण हो जाता है, ठीक भैया। क्या बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको 20 बार बता रखा है कि जब भी आपका CO3 किसी भी रिएक्टेंट में दिख जाए, अभिकारक में दिख जाए, तो वहाँ से क्या आपको मिलता है, CO2 गैस निकलेगा फिर प्रोडक्ट में, ठीक। अच्छा, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आयरन है और यहाँ O2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, ठीक है। Fe2O3 का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो आपका क्रोमाइट अयस्क है, यह क्रोमाइट अयस्क सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है, सोडियम क्रोमेट या क्रोमेट जो है आपका निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी हमने बताया कि यहाँ जो आपको चाहे सोडियम कार्बोनेट लीजिए चाहे पोटेशियम कार्बोनेट ले लीजिए, तो एक बार इसकी रिएक्शन जो हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्रोमाइट अयस्क के साथ कराते हैं, तो चलिए ले लेते हैं FeCr2O4, ठीक है भैया। अब इसकी क्रिया हम लोग वायु के साथ उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सोडियम क्रोमेट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट की प्राप्ति हो जाएगी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो है Fe2O3 की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है क्रोमेट मिल जा रहा है, ठीक है भैया। तो एक बार आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भैया। तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए क्या करते हैं, जो आपका जो क्रोमेट मिलता है, इसके इसको जो है पीले विलयन को छान करके हम लोग अलग कर लेते हैं, तथा इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, ये जो आपका सोडियम क्रोमेट है
इसमें से जो पीला पार्ट होता है, पीले रंग का जो विलयन होता है, उसको छान करके अलग कर लेते हैं और इसके बाद इसकी क्रिया जो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देते हैं, जिससे ये इसका माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। जिससे इसका माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इसका मतलब जो है, जो आपका यहाँ पर सोडियम क्रोमेट है, इस सोडियम क्रोमेट की क्रिया हम लोग जो है H+ आयन से या जो है H2SO4 से करा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, Na2CrO4। ठीक है, इसकी क्रिया क्या कर देते हैं, H+ आयन से करा देते हैं। ठीक है, जब H+ आयन से इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CrO7 प्राप्ति हो जाती है। और साथ ही साथ भैया जो आपका Na+ बन जाता है। ठीक, Na+ बन जाता है। देखिए यहाँ से जो है आपका Na2CrO7 हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका, ठीक है, हाँ, ये जो है आपका Na2CrO7 प्लस Na। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो आपका जो है थोड़ा सा जल भी निकलेगा, थोड़ा सा क्या होगा, जल भी निकलेगा। ठीक है, इसमें जो है आपका जल भी निकलेगा, H2O 2H। ठीक है, यहाँ पर 2 दूना 4 सोडियम, तो 2Na+ हो गया। यहाँ पर 2 क्रोमियम 8 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 2 क्रोमियम। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो प्राप्त सोडियम क्रोमेट था, इस क्रोमेट की क्रिया हम लोगों ने जब किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 का मतलब यहाँ हम लोग अगर इसको तोड़ेंगे तो H+ में। ठीक है, जो H+ है उसी के साथ कराते हैं, तो हमें जो है क्या मिल जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट की प्राप्ति हो जाती है, जो कैसा होता है, अम्लीय होता है। जो कैसा होता है, अम्लीय होता है। बात समझ में आई भैया? तो एक बार जो है इसको मिला करके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भैया, हम लोग क्या कर लेते हैं, जो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है तो उसके कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, थोड़ा सा रिएक्शंस होता है, उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपका क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट आयन का मतलब क्या, क्रोमेट आयन का मतलब CrO4 ठीक, ये क्या आपका क्रोमेट आयन है। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है चतुष्फलकीय होता है, जबकि जो डाइक्रोमेट होता है उसका द्विचतुष्फलकीय होता है। अभी आपको हमने जो है थोड़ी देर पहले बताया था कैसे। ये जो देखिए आपका, एक बार फिर से बता रहे हैं, ये आपका जो क्रोमियम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, इस प्रकार से मिल करके जो है क्रोमेट आयन का निर्माण करते हैं और इस पे जो है डबल- चार्ज लग जाता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय। ठीक, ये क्या है, जो है क्रोमेट आयन होता है। जबकि वहीं जो डाइक्रोमेट आयन होता है वह क्या करता है, यहाँ जब मान लीजिए आपका जो है क्रोमियम, इससे जुड़ा आपका ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ 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 ये तीनों जो आपके ऑक्सीजन हो गए, एक तो हो गया ये क्रोमेट। अब दूसरा क्रोमेट क्या करता है, यहाँ जो आपका क्रोमियम 1 2 3, ठीक, इस तरीके से आपका जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है डाइक्रोमेट बन जाता है और इस पे -2 चार्ज होता है। तो इसको बोलते हैं द्विचतुष्फलकीय। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, द्विचतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बोलते हैं भैया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक खास बात और, जो क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का जो बंध कोण होता है, यह बंध कोण कितना होता है, 126 डिग्री का होता है। कितना होता है, 126 डिग्री का होता है। क्या, आपके क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का बंध कोण। ठीक है। अच्छा, जो आपका ये ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का जो है जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, 179
पिकोमीटर, 179 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होती है ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का। जबकि क्रोमियम, ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का जो बंध कोण होता है वह कितना होता है? 126 डिग्री। बात समझ में आई? चलिए अब दूसरा कह रहा है कि यह क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कर्मक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है यह क्या करते हैं, एक जैसे आप लोग जो है देखे होंगे आयोडाइड आयन होता है, आयोडाइड का जो है ये लोग रूपांतरण जो ऑक्सीकरण किस में करा देते हैं? आयोडीन में करा देते हैं। फिर सल्फाइड होता है तो सल्फाइड आयन का जो है ये लोग ऑक्सीकरण किस में कराते हैं? सल्फर में कराते हैं। आइए जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि आपका आयोडीन आयन है ये कोई, ठीक है, आयोडीन आयन का जो है ये लोग क्या करते हैं? आयोडीन आयन का ऑक्सीकरण कराते हैं किस में? आयोडीन में करा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अच्छा क्या कैसे बैलेंस होगा? अब इसको देखिए, ये आपका आयोडाइड था, यहाँ पर आयोडीन हो गया। भैया ये क्या था? आयोडाइड है, आयोडाइड आयन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? भैया I2 क्या है? आयोडीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, अच्छा यहाँ कर लेते हैं 3 दूना 6 6I और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आयोडाइड जो होता है आयोडीन में जो है ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट आपका हमने बताया कि जो सल्फाइड जो होता है सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? H2S ले लेते हैं। भैया क्या ले लेते हैं? H2S ले लेते हैं, 3H2S। ठीक, अब ये क्या करता है? ये कर लेता है आपका जो है 6H+ आयन बना लेगा, साथ ही साथ जो है 3 आपका सल्फर बन जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन आपके मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे थे हाइड्रोजन सल्फाइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ क्या है? सल्फर। और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? या तो ऑक्सीजन परमाणु इसमें जुड़ जाए अथवा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से रिमूव हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन था, यहाँ से रिमूव हो गया हाइड्रोजन, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो आपका देख रहे हैं कि सल्फाइड से सल्फर में जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? अम्लीय जो आपके K2Cr2O7 होते हैं, इन्हीं की उपस्थिति में जो है ये सारी की सारी प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पे जो है K2Cr2O7 जो है उपस्थित रहेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उपस्थित रहता है। बात समझ में आई? अच्छा, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका उपयोग जो आयतनमितीय विश्लेषण यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में किया जाता है। तो आप लोग जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। वहीं पे जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है? जल में विलेय होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कार्बनिक जो है यौगिकों के ऑक्सीकरण में किया जाता है। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मित्रों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए ये जो आपका जो है दोनों पार्ट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पॉर्टेंट है, या आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फर्दर जो है तो भी ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस अगर आप लोग कह रहे होंगे कि जो है इसका थोड़ा सा जो है कम एग्जाम में आया है, तो एग्जाम में यहाँ जरूर इस चैप्टर में कम पूछा गया है, लेकिन इसका उपयोग अभी अभी हमने बताया कि आयतनमितीय विश्लेषण यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में है, और वहाँ पर इससे जो है खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़े होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगर आई होंगी तो आप लोग खटाखट वीडियो को लाइक करिए।